जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज के करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा और सभी जानकारियों को नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका फायदा मिल सके। साथियों, आज हो सकता है मेरी आवाज़ आपको कुछ अलग टाइप की लगे। मेरी आवाज़ आज थोड़ी दबी दबी सी है, गला थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप दी जा रही कंटेंट्स जानकारियों के ऊपर पूरा फोकस बनाए रखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी ओर से मैं पूरी बेस्ट देने की कोशिश जरूर करूंगा। साथियों, पहला आज जो यहाँ से स्लाइड है, ये हमें जानकारी दे रहा है भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला को लेकर। अब दोस्तों, बोई मेला नाम क्या है? बोई मेला। ये कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, ये आयोजित होता है कोलकाता में। ये आयोजित होता है कोलकाता में। साथियों, कोलकाता में 28 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक भारत के सबसे प्राचीन, जी हाँ, भारत के सबसे प्राचीन पुस्तक मेला का आयोजन किया जाना है। और इस बार जो ये पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, ये इस मेला का 48वां संस्करण होगा। जी हाँ, ये इस मेला का 48वां संस्करण होगा। साथियों, ये जो पुस्तक मेला है, ये बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने का भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सहायक है, माध्यम है। इसके अलावा इस बुक फेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी किताबों का भी समावेश होगा। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है, इसका थीम देश कौन सा है? जी हाँ, इसका थीम देश कौन सा है? दोस्तों, इसका थीम देश जो है जर्मनी है, याद रखेंगे। इसका थीम देश जर्मनी है। दोस्तों, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर का जो आयोजन होता है, जी हाँ, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर का जो आयोजन होता है, उसी आयोजन से प्रेरित होकर के इस बार का आयोजन जो ये कोलकाता में किया जा रहा है, 48वां संस्करण है। याद रखेंगे, आयोजन कहाँ होना है? कोलकाता में होना है। थीम देश कौन सा है? तो जर्मनी है। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मान्यता दी गई। अब दोस्तों, स्काइडो क्या है? स्काइडो दोस्तों एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु की, जी हाँ, बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी, बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी, इसका नाम क्या है? स्काइडो। और इसे आरबीआई के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, इसे आरबीआई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। साथियों, जो भी कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मान्यता दी जाती है, इनका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में इनका कार्य जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के साथ, जी हाँ, ये माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ जितनी भी कंपनियों के व्यापार होते हैं, ऐसे व्यापार के माध्यम से जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, इस लेन देन की प्रक्रिया को ये सुगम और आसान बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर जरूर याद रखेंगे। कंपनी का नाम क्या है? स्काइडो है। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रदान की गई। अब दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का नाम याद रख लेंगे, संजय मल्होत्रा। जी हाँ, आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक। दोस्तों, बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक जो है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश है, जी हाँ, याद रखेंगे, बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश है, उन लोगों के बीच में साइबर सुरक्षा के प्रति सहायता और समन्वय स्थापित करा। जी हाँ, साइबर सुरक्षा के प्रति सहायता और समन्वय को स्थापित करने के उद्देश्य से बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक का आयोजन 2022 ईस्वी में ही किया गया था और नई दिल्ली में ही किया गया था। उसके बाद ये दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और उद्देश्य क्या था? साइबर सुरक्षा को लेकर सहायता और समन्वय स्थापित करना बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच में। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो अगली जानकारी है, माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। अब दोस्तों, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए। साथियों, यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि माइकल मार्टिन आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार इनको प्रधानमंत्री कब बनाया गया था? तो ये पहली बार 2020 से लेकर 2022 तक वहां के प्रधानमंत्री रहे थे।
और अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइकल मार्टिन, जिन्हें कि आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है, आयरलैंड में दोस्तों प्रधानमंत्री को यानी प्राइम मिनिस्टर को ताओसीच भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर को ताओसीच कहा जाता है। और यहां पर आप जानेंगे कि आयरलैंड की जो निचली संसद है, आयरलैंड का जो निम्न सदन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेल। उसका नाम है डेल, जहां इनकी पार्टी को इनके पक्ष में 95 वोट मिले, जबकि इनके विपक्षी पार्टी को 76 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो दोस्तों इनको वोट कितना मिला? 95 वोट। और इस प्रकार ये वहां के चुनाव में विजेता हुए माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हमारे पास जो जानकारी है नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर। अब दोस्तों नीति आयोग ने क्या किया है? प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो जारी किया है। साथियों 2022-23 जो वित्तीय वर्ष रहा, 2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक है ना, जो भी वित्तीय चीजों का लेखा जोखा रहा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो कुल मिलाकर भारत के अनेक राज्यों में एक सर्वे कराया गया नीति आयोग के माध्यम से। और इसके द्वारा जो नीति आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया है, ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा राज्य को कितना स्थान मिला है? तो ओडिशा दोस्तों इन राज्यों के क्रम में पहले स्थान पर काबिज है, पहले स्थान पर आया है। तो यानी कि उड़ीसा का रैंक बिल्कुल पहला है इसमें। अब दोस्तों नीति आयोग, तो नीति आयोग होता क्या है? तो नीति आयोग का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और दोस्तों नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जी हाँ, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह भी आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए। दोस्तों नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एक समय था जब देश में योजना आयोग चला करती थी और योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन वर्ष 2014 में, ठीक है ना, नीति आयोग के नाम से एक नया आयोग बनाया गया और योजना आयोग जो है वो हटा दिया गया। यानी मान के चलिए आप योजना आयोग की जगह ही अब नीति आयोग जो है वो है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों अभी क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहां पर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं बहुत अच्छे से इसको समझते चलेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब ये कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगढ़िया। जी हाँ, याद रखेंगे, अरविंद पनगढ़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या किया गया? प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो जारी किया गया, जिसमें ओडिशा राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है, पहले नंबर पर यह है। और अब आगे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और जिन्हें जाम छलकाने का शौक है, जिन्हें मदिरा सेवन का शौक है, शराब सेवन का जो शौक रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब मध्य प्रदेश में कानून कड़े कर दिए जा रहे हैं। अब एक जो कड़ा कानून है इसके निमित्त क्या है, जरा इससे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। जी हाँ, श्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और इनकी सरकार ने अभी एक कड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है? कि 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जी हाँ, अब दोस्तों इससे करीब करीब मध्य प्रदेश की सरकार को जो राजस्व घाटा होने वाला है, 470 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा जो है ये मध्य प्रदेश की सरकार को होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी एक साहसिक फैसला मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश में लिया है, और वहां पर क्या है, धार्मिक शहर जितने 17 शहर होंगे, ऐसे 17 शहरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन शराब के सेवन करने वालों के लिए एक राहत भरी सांस लेने वाली खबर यह है कि वहां बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाहर से शराब लाकर वो शराब का सेवन कर सकते हैं, बाहर से शराब लाकर पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन वहां पर बिक्री जो है वो नहीं की जाएगी। तो साथियों याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कौन से राज्य की सरकार ने, ठीक है, 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? आंसर आपका क्या होगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है या अगली स्लाइड है, सिंधु और लक्ष्य बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों अब ये सिंधु कौन है? तो कोई बिल्कुल ऐसा अपरिचित नाम नहीं है, आपको पता है इनका पूरा नाम PV सिंधु, PV सिंधु। जी हाँ, भारत की जानी मानी ओलंपिक खिलाड़ी। और लक्ष्य कौन है? तो लक्ष्य जो है इनका पूरा नाम है लक्ष्य सेन। जी हाँ, याद रखेंगे, लक्ष्य सेन। दोस्तों चाइना के
चाइना में आयोजित किया जाना है कौन सा मिश्रित टीम चैंपियनशिप, ठीक है ना। बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये चाइना में इसका आयोजन किया जाना है और इसमें भारत की ओर से नेतृत्व कौन लोग करेंगे, तो भारत के तरफ से जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका नाम है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। तो साथियों याद रखेंगे पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत का क्या करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली जानकारी है जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों जितेंद्र पाल सिंह 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी है, 2002 बैच के ये आईएफएस अधिकारी यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और इनको अब भारत सरकार के द्वारा इजराइल में क्या बनाया गया है, तो भारत का नया राजदूत इनको बनाया गया है। नाम क्या है इनका, जितेंद्र पाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां से क्विज का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है, उसके नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। साथियों आप देख सकते हैं प्रश्न के रूप में जो पहला प्रश्न है 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको बताया फ्रैंकफर्ट बुक फेयर से प्रेरणा लेकर, ठीक है ना, जर्मनी को थीम देश बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन डी जर्मनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई ने जिसे मान्यता प्रदान की है, आरबीआई ने इसे स्वीकृति प्रदान की है, उसका नाम क्या है, स्काइडो नाम है। क्या नाम है, स्काइडो, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 जनवरी 2025 को बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई। अब दोस्तों 2025 21 जनवरी, ठीक है ना, बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूहों की दूसरी बैठक का आयोजन कहां हुआ, तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। जी हां, इसका आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और किस देश में प्रधानमंत्री को ताओसीज कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि आयरलैंड में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है और वहां के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, तो वहां के प्रधानमंत्री को ताओसीज कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, आयरलैंड है। साथियों यहां पर आपको बता दूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे देश का संविधान जब बन रहा था, अनेक देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीजों को लिया गया है और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये कहां से आया है, तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। याद रखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान की देन है और आयरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब यही मैंने आपको बताया, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया और इस सूची में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो पहले नंबर पर ओडिशा राज्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने राज्य के 11 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। माफ करेंगे, यहां पर 11 नहीं, यहां पर 17 होना चाहिए। अब हम प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द सेल ऑफ लिकर इन 70 रिलीजियस सिटीज ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो साथियों इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बैडमिंटन में एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे, तो कौन से दो युगल खिलाड़ियों का चयन यहां पर किया गया भारत का नेतृत्व करने के लिए। साथियों सही आंसर है लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। और अगला प्रश्न है किस भारतीय राजदूत की अभी हाल ही में इजराइल में नए राजदूत के तौर पर नियुक्ति की गई है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जितेंद्र पाल सिंह। जी हां, जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है और ये कौन है, तो ये 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला पेज आज का प्रश्न है साथियों, आज का प्रश्न है जीआई टैग समागम 2025 कहां आयोजित किया गया। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है और इसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में की है। दोस्तों प्रश्न है जीआई टैग समागम 2025 कहां आयोजित किया गया और इसके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर और डी बेंगलोर। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आइए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने जवाब को दीजिए। यहां पर दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने एक बार फिर से अनेक प्रकार के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का कार्य किया है और ये सभी के सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं में आप लोगों के काफी काम आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को जरूर आप महत्व दिया कीजिए, जरूर याद कर लिया कीजिए ताकि आगामी सही परीक्षाओं में आप करंट अफेयर्स के मामले में भी अच्छा स्कोर कर सके। ये जो करंट अफेयर्स है
किसी प्रकार का कोई भी बाधा आपकी सफलता में खड़ा न कर सके। तो साथियों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।